गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण व मौसम प्रणालियां वायुमंडलीय परिसंचरण व मौसम प्रणालियां शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हमें पता है कि वायुमंडल हम कैसे कहते हैं कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 था, उसमें हमने विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार से गैसों का आवरण पाया जाता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस का आवरण पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 78.08। तो विभिन्न प्रकार से हमने गैसों की सांद्रता की बात की। सर्वप्रथम हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि वायु कहते किसे हैं, कि वायु वायु की हम चर्चा करते हैं कि जो स्थिर कण है, इस प्रकार से इन्हें हम हवा या वायु कहते हैं। और जब वायु क्या हो जाती है ना, गतिशील हो जाती है, गतिमान हो जाती है, यानी कि हवा चलने लगती है, जिसे हम स्पष्टतः बोलते हैं, तो वो क्या कहलाती है ना, पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। और जो पवन का चलने का जो क्रम है, कहां से कहां होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। हमेशा जो पवन का जो प्रवाह होगा वो किधर होगा? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अभी हम दाब की बात करते हैं। इस अध्याय में हम सर्वप्रथम दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब, जिसे हम क्या कर सकते हैं ना, वायु दाब हम कहते हैं। क्या कहते हैं ना? वायु दाब हम कहते हैं। तो वायु दाब कहते किसे हैं? और उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या चलती है? पवनें चलती है। पवनों के चलने के जो स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या करते हैं? पवनों को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की हम बात कर ली, अब यहाँ पे हवा का जो ये भार है, उसका जो लगने वाला जो बल है, उसे वायुदाब कहा जाता है। अगर हम इसे स्पष्टतः समझने का प्रयास करें तो माध्य समुद्र तल से हम ऊंचाई की बात करते हैं, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक। वायुमंडल की अंतिम सीमा कहां तक है? जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे वहां से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल हमने ले लिया कि वायु स्तंभ का भार। अब वायु स्तंभ का भार, ये जो वायु स्तंभ का यहाँ पे जो भार है, इसे क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। बात वही होगी कि एकांक क्षेत्रफल पर ये जो वायु की स्तंभ का, ये वायु का जो बल यहाँ पे लग रहा है, प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, उसे क्या कहते हैं ना? वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वायुदाब कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है। वायुदाब की हम बात करें कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है, तो कितना आएगा? 1013.2 मिलीबार। वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो क्या है ना? मिलीबार। वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो क्या है? मिलीबार है। और समुद्र तल का औसत वायुदाब है, समुद्र तल का औसत जो वायुमंडलीय दाब है, इसे हम याद रखेंगे कितना है? 1013.2 मिलीबार। 1013.2 मिलीबार। और वायुदाब मापने के जो यंत्र है, वायुदाब मापने का जो यंत्र है, इसे क्या कहा जाता है? पारद वायुदाब मापी या निद्रव बैरोमीटर। बैरोमीटर से मतलब वायुदाब मापी, ठीक है ना? बैरोमीटर, इंग्लिश में वायुदाब मापी को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर, ठीक है। तो पारद वायुदाब मापी कहेंगे हम, निद्रव वायुदाब मापी या बैरोमीटर हम कहेंगे। वायुदाब के हम भिन्नता की चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे, वायुदाब की क्षैतिज वितरण की बात करेंगे। देखो, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से हम धरातल से या समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो इसे हम क्या कहेंगे ना? ऊर्ध्वाधर वितरण। तो अगर हम वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो हम कहेंगे ऊंचाई की ओर जाने पर, ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होगा? वायुदाब में क्या होता है? कमी आती है। ऊंचाई की ओर हम जा रहे हैं तो वायुदाब में क्या हो रही है? कमी आ रही। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में क्या होगी? कमी आएगी। और कमी होने की दर बताइए कि प्रत्येक 10 मीटर पर क्या हो जाता है? 1 एमबी कम हो जाता है। प्रत्येक 10 मीटर पर क्या हो जाता है? 1 एमबी कम हो जाता है। अगर हम 30 मीटर की बात करें तो लगभग कितना? 3 एमबी कम हो जाएगा। ये वायुदाब कम होने की दर समान नहीं होती है, वायुदाब कम होने की दर में परिवर्तन पाया जाता है। लेकिन हम एक औसत समझने के लिए अगर हम चर्चा करें कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, 10 एमबी जाएंगे, तो 1 मिलीबार वायुदाब में कमी आ जाती है। ये हम वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं क्या होता जाता है? वायुदाब में कमी आती है। जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुदाब में क्या होती जाती है ना? कमी होती जाती है। अगर हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण की बात करें, और क्षैतिज वितरण का मतलब आप समझते हो इस प्रकार से, जो हॉरिजॉन्टल, अगर हम विश्व में अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करें कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है, तो हॉरिजॉन्टल बात करते हैं अक्षांश के आधार पर कि यहाँ पे वायुदाब कितना है, यहाँ पे वायुदाब कितना है, अफ्रीका में वायुदाब कितना, उत्तरी अफ्रीका में कितना है, यूरोप में कितना है,
ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कितना है। इस प्रकार हम बात करें, भारत की बात करें तो भारत में वायुदाब कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे क्षैतिज क्षैतिज वितरण की, किसी स्थान पर क्या कितना यहाँ पे वायुदाब पाया जाता है। और हमने ऊर्ध्वाधर वितरण में बात की, ऊपर लंबवत जब हम क्या करते हैं वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब की स्थिति क्या रहती है, वायुदाब में कमी पाई जाती है। और जो हम क्षैतिज वितरण को समझने के लिए हमारा ध्यान रखना है, समदाब रेखाओं के आधार पर हम वायुदाब का क्षैतिज वितरण करते हैं। समदाब रेखाएं क्या होती है कि समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, समदाब रेखा कहा जाता है। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जो मिलाने वाली रेखा है उसे क्या कहा जाता है, समदाब रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि अब वायुमंडल की हम जो चर्चा कर रहे हैं, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुदाब में कमी आ जाती है। और क्षैतिज वितरण की हम बात करते हैं कि समदाब रेखाओं के आधार पर, समदाब रेखाएं क्या होती है कि किसी स्थान विशेष की, जैसे कि हम अगर भारत की ही बात कर लें, ठीक ना, अगर हम भारत की ही बात कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर जैसे कि बात करें, यहाँ पर 1017 मिलीबार है, यहाँ पर 1017 मिलीबार है, यहाँ पर 1017 मिलीबार वायुदाब है, यहाँ पर 1017 मिलीबार है। तो हम क्या करेंगे ना, इस प्रकार से ये जो रेखा है जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसे क्या कहेंगे ना कि ये समदाब रेखा है। क्या कहेंगे, इसे समदाब रेखा कहेंगे कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है ना, समदाब रेखा कहलाती है। अब हम बात करते हैं वायुदाब के क्षैतिज वितरण की, ठीक है ना, कि पवनों की दिशा और वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी महत्वपूर्ण है। वायुदाब में अल्प अंतर, कहीं पे 1016 है, कहीं पे 1017 है, तो वायुदाब में अंतर भी क्या होता है ना बड़ा, हम कहेंगे कि इसमें छोटा सा अंतर ही महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन हम समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा करते हैं। और समदाब रेखाएं हम किसे कहते हैं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने, तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद समुद्र तल के इसके स्तर को घटा लिया जाता है कि कितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई से समुद्र तल के स्तर को घटाकर इक्वल कर समदाब रेखाओं का हम निर्धारण करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न दाब प्रणाली या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है निम्न दाब जब केंद्र में है, निम्न दाब से मतलब हम लो प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। निम्न दाब का मतलब लो प्रेशर। निम्न दाब जब केंद्र में है तो बाहर की तरफ कैसी रेखाएं होगी, बाहर की तरफ हम कहेंगे कि उच्च दाब की रेखाएं होगी, ठीक है। और उच्च दाब केंद्र में है, उच्च दाब, यहाँ पे उच्च दाब केंद्र में है तो बाहर की तरफ क्या होगी ना, निम्न दाब की रेखाएं होगी। और निम्न दाब में क्या होगा, पवने बाहर से निम्न दाब की तरफ आएगी, और उच्च दाब में क्या होगा, पवने अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। यानी कि यहाँ पे तो दशा उत्पन्न होगी चक्रवातीय और यहाँ पे दशा उत्पन्न होगी प्रति चक्रवातीय। कौन सी दशा उत्पन्न होगी ना, प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे 1016 मिलीबार है तो यहाँ पे कितना होगा 1017, और जो आगे की है वहां पे कितना होगा 1018 मिलीबार। अगर यहाँ पे 1018 मिलीबार है तो यहाँ इस दशा में उच्च दाब जब केंद्र में है तो क्या होगा 1017 मिलीबार 1016 मिलीबार, यानी कि बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वायुदाब घटता जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, केंद्र की तरफ आएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम क्या बात करते हैं, समदाब रेखाओं की बात करते हैं। समुद्र तल पर वायुदाब रेखाओं का जो विश्व वितरण आपके मानचित्र में यहाँ पे दर्शाया गया। अगर आप किताब देखोगे, बुक देखोगे तो यहाँ देखोगे कि जनवरी की समदाब रेखाएं आपको बताई गई है और आपको जुलाई की समदाब रेखाएं बताई गई। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से वायुदाब रेखाओं का अध्ययन कर, या हम कहेंगे कि क्षैतिज वितरण का अध्ययन कर सकते हैं कि विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। तो हमने देखा विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत वृत्त से मतलब 0 डिग्री। अगर आप मानचित्र में देखते हो तो आपको क्या पता लगता है, मानचित्र में अगर हम देखेंगे जनवरी की और जुलाई की जो वायुदाब रेखाएं तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है। इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं तो एक बार आप मैं देखोगे तो पता लगेगा आपको जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के हम बात करते हैं, 0 डिग्री जो रेखा है जिसे हम विषुवत वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 डिग्री को विषुवत वृत्त कहेंगे, जो भारत के लिए कहाँ से जाती है, नीचे से जाती है, अफ्रीका के मध्य से
जाती है। ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री से अगर हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री पे हम देखते हैं विषुवत के निकट वायुदाब यहाँ पे क्या होगा ना, कम होगा। यहाँ पे वायुदाब कम होने का जो सीधा सा कारण है, वहां यहाँ पे क्या होता है, तापमान उच्च होते हैं, तापमान उच्च होते हैं, इसलिए 0 डिग्री के निकट क्या होता है ना, वायुदाब कम होता है, जिसे हम इक्वेटोरियल फ्लो कहते हैं। और 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्या पाए जाते हैं ना, उच्च दाब पाए जाएंगे। 30 डिग्री अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं ना, उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम होता जाता है, जिन्हें हम उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। अगर हम वायुमंडल परिसंचरण पेटी पढ़ेंगे तो हमें आसानी से पता लगेगा, आगे आपको बताया जाएगा। और 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहां पर निम्न दाब पेटियां हैं, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं। आपको एक डायग्राम बना के अगले लेक्चर में समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये वायुदाब पेटियां हैं, ठीक है। और ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है। ध्रुवों के निकट की हम बात करें 90 डिग्री, यहाँ पर वायुदाब क्या होता है ना, अधिक होता है। अगर हम इस यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी है, और फिर ध्रुवों के नजदीक क्या है ना, उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार से क्या है ना, समदाब रेखाओं के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो यह वायुदाब पेटी स्थायी नहीं है और इनमें क्या होता रहता है, विस्थापन होता रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में ये पट्टियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो ये वायुमंडल परिसंचरण, ये जो वायुमंडलीय पेटियां हैं, इनका हम अगले जो लेक्चर में अध्ययन करेंगे अच्छे से। आपको केवल इसमें ध्यान रखना है कि 0 डिग्री के निकट क्या होता है ना, कम वायुदाब होता है, और वहीं ध्रुवों की तरफ हम बात करें तो उच्च वायुदाब यहाँ पे पाए जाते